हेलो एवरीवन। इसमें हम 8 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे। शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल आता है हमारा आदित्य L1 से रिलेटेड। अब ये क्यों आया न्यूज़ में, हमें पता है, हमने कुछ टाइम पहले इसको लॉन्च किया था, तब थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में। आज थोड़ा बहुत फिर पढ़ लेते हैं। अब इसने सोलर फ्लेयर का पहला ग्लिम्स कैप्चर किया है। ठीक है, सोलर फ्लेयर क्या होते हैं? बेसिकली कुछ तरीके की एनर्जी रिलीज होती है, कुछ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन होते हैं ऑन द सन दैट हैपेंस व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इन ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड्स इज सडनली रिलीज्ड। ठीक है, अब उसको इसने डिटेक्ट किया। इस पे एक पेलोड है HEL1OS करके, जिसका नाम है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। इस पेलोड ने जो है सोलर फ्लेयर को कैप्चर किया है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। अभी जो सोलर फ्लेयर्स होती है ना, ये सोलर फ्लेयर रेडियो कम्युनिकेशंस को या पावर ग्रिड्स को या नेविगेशन चैनल सिग्नल्स जो होते हैं उनको अफेक्ट कर सकती हैं। और जो अगर आदित्य 11 की बात करें तो ये इंडिया बेसिकली फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। इट इज़ फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन। ठीक है, एंड ये किस लिए भेजा गया है? तो जिससे हमें सोलर कोरोना जो है या उसका फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर या सोलर विंड्स जो होती हैं उनके बारे में थोड़ी और नॉलेज मिल पाए। एंड इट विल हेल्प अस गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सन्स बिहेवियर, उसके रेडिएशन से रिलेटेड, हीट, पार्टिकल फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड। और अब ये L क्या है? L1 जो हम कह रहे हैं ये बेसिकली लैग्रांज पॉइंट्स हैं। बहुत सारे लैग्रांज पॉइंट्स होते हैं। इसमें क्या होता है ना, कुछ स्पेशल पोजीशंस होती हैं स्पेस में। अब मान लो दो बॉडीज़ हैं, जैसे कि सन हो गया, अर्थ हो गई। अब इनका अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब इनके ग्रेविटेशन फोर्स कुछ कुछ पॉइंट्स पे ना थोड़ा बैलेंस आउट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, कुछ क्योंकि इनकी जो लोकेशन है उसके हिसाब से इनका ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी रहता है, तो कहीं पे इस तरह से मीट करता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कि वहाँ पे बैलेंस आउट हो जाता है। तो वहाँ पे अगर हम किसी भी हमारे जो स्पेस क्राफ्ट होता है जो हमारा, वो वहाँ पे उसको ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसे पॉइंट्स पे, इसलिए ऐसे पॉइंट्स को चूज़ किया जाता है। तो लैग्रांज पॉइंट्स टोटल कितने हैं? 5 हैं। उसमें से हमने L1 को चुना है जो कि सन और अर्थ के बीच में आता है। So Lagrange points are special positions in space where gravitational forces of two large bodies balance each other. So less fuel is needed। और ये टोटल 5 है और हमने L1 को चूज़ किया है। इस तरह से बहुत सारे हैं, L2, L3, L4, L5, 5 है बेसिकली। उसमें से हमने L1 चूज़ किया है जो सन और अर्थ के बीच में आता है, और हमने L1 इसलिए चूज़ किया है वहाँ से हमें सन का अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिलेगा, बिना किसी रुकावट के हम उसको देख सकते हैं। बीच में कोई सेलेस्टियल बॉडी या कोई डस्ट वगैरह नहीं है, तो कोई रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, सो L1 इज चूजन बिकॉज इट अलाउज एन अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द सन विद नो सेलेस्टियल बॉडी और एटमॉस्फेरिक डस्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कॉजिंग एनी हिंड्रेंसेस। ठीक है, सो ये बात थी आदित्य L1 से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है बेटे एप्स से रिलेटेड। अब जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने ब्लॉकिंग ऑर्डर्स जारी किए हैं अगेंस्ट 22 इलीगल बेटिंग एप्स एंड वेबसाइट्स इंक्लूडिंग महादेव ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म। इसमें कुछ घपले हुए थे जिसके कारण इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है हमारी एजेंसी, उनके कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुए। उसके बाद बेटिंग ऐप्स पे जो है थोड़ी ब्लॉकिंग ऑर्डर्स वगैरह जारी किए गए, इसलिए ये न्यूज़ में था। अब क्या होता है ना, इसमें काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स जैसे कि कुछ एक्टर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, वो बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, जो कि अलाउड नहीं है। तो उनसे कुछ पूछताछ, जांच पड़ताल हुई। और बेटिंग यार गैम्बलिंग की बात करें तो ये बेसिकली स्टेट लिस्ट में आता है 7th शेड्यूल में। ठीक है, स्टेट के पास होता है इसमें पावर इससे रिलेटेड लॉ बनाने का। सो हर स्टेट में बेटिंग और गैम्बलिंग से रिलेटेड कुछ अलग अलग रूल्स हैं। ठीक है, और डायरेक्ट या फिर सरोगेट एडवर्टीजमेंट बेटिंग या गैम्बलिंग में प्रोहिबिटेड है। ना ही आप डायरेक्टली करोगे एडवर्टीजमेंट, ना ही सरोगेट करोगे।
ठीक है, किसी भी तरीके से, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं है। अब सेंट्रल लॉ की बात करें तो कि अगर कोई ऐसा सेंट्रल लॉ भी है क्या जो गैम्बलिंग को रेगुलेट करता हो, सो 1867 का पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है विच प्रोहिबिट्स रनिंग और ऑपरेटिंग पब्लिक गैम्बलिंग हाउसेस। लेकिन ये बहुत ही पुराना लॉ है क्योंकि आजकल तो सब डिजिटल हो गया, ऑनलाइन गैम्बलिंग हो गई, सो उसको तो ये डील ही नहीं करता। सो इट इज़ ओल्ड लॉ एंड इज़ इल इक्विप्ड टू हैंडल द चैलेंजेस ऑफ डिजिटल कसिनोज, ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड गेमिंग। सो ऑनलाइन बेटिंग वगैरह किस में रेगुलेटेड है? सो जो 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, उसमें देयर इज़ अ बैन ऑन ऑनलाइन बेटिंग, वो ऐसा बात है। ठीक है, उसके बाद सो बस ये बात थी गैम्बलिंग वगैरह से रिलेटेड जो हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं फायरवर्क्स से रिलेटेड। दिवाली आ गई है, सो उससे रिलेटेड कुछ ऑर्डर्स आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई उनके जो ऑर्डर्स हैं, मतलब कि कुछ ऑर्डर्स दिए हैं कि क्रैकर्स में बैरियम नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली काफ़ी हार्मफुल केमिकल है जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, जिससे बेसिकली ग्रीन लाइट आती है हमारे क्रैकर्स में, आपने देखा होगा, तो उस पर बैन लगाया गया और यूँ कहा कि ग्रीन क्रैकर्स को यूज़ करो आप। सो ये सारे जो ऑर्डर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में है, बल्कि बाकी के स्टेट्स पे भी बाइंड होंगे। ठीक है, क्योंकि एयर पोल्यूशन काफ़ी होता है, इससे नॉइस पोल्यूशन भी होता है विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, और इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। सो सुप्रीम कोर्ट said that its order to minimize pollution by fireworks bind on all states। इतना ही नहीं, तमिलनाडु का जो पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी है उसने भी अर्ज किया है कि भाई आप ग्रीन क्रैकर्स को यूज़ कीजिए, बाकी जो काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन करते हैं उनको नहीं, क्योंकि जो क्रैकर्स वगैरह होते हैं ना वो काफ़ी नॉइज़ और एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। इनफैक्ट ये भी बोला जो एडल्ट होते हैं वो बच्चों से भी बदतर बिहेव करते हैं, और ये एक्चुअली में ट्रू है। मैंने भी कई बार देखा है आसपास में लोग बहुत ही केयरलेस तरीके से पटाखे फोड़ते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अब फायरवर्क्स ना बहुत सारे हैवी मेटल्स और टॉक्सिक केमिकल्स कंटेन करते हैं। कैडमियम हो गया, लेड, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कॉपर, पोटेशियम, सोडियम, जिंक ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, विच कैन बी वेरी 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 हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। सो हमें देखना चाहिए बॉस इसके बारे में। अब अगर हम ग्रीन क्रैकर्स की बात करें तो ये काफ़ी इको फ्रेंडली क्रैकर्स है। इसमें इतना साउंड और लाइट एमिट नहीं होता है, मतलब साउंड भी कम होता है, और इससे पर्टिकुलेट मैटर काफ़ी कम हो सकता है, अराउंड 30 से 35% तक। इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का भी में भी रिडक्शन आएगा, काफ़ी सिग्निफिकेंट। सो ये बात है। उसके बाद जो रिड्यूस्ड एमिशन फायर क्रैकर्स होते हैं उसमें ये होता है कि उसमें ऐश नहीं होता, क्रैकर्स नॉट हैविंग ऐश, और इसमें पर्टिकुलेट मैटर जो है वो 15 से 20% रिड्यूस हो जाएगा, और इसमें चारकोल का काफ़ी रेगुलेटेड यूज़ होता है। सो ये न्यूज़ थी हमारी क्रैकर्स से रिलेटेड जो हमने पढ़ ली। अब आती है ऑपरेशन ऑल क्लियर। अब हम सब जानते हैं कि भूटान के किंग है जिनमें केसर नामग्येल, जो उनकी अभी विज़िट हुई है असम में, हमने पढ़ा भी था। तो उसी के बीच एक ऑपरेशन निकल के आया, ऑपरेशन ऑल क्लियर। ये काफ़ी पुराना ऑपरेशन है जो कि काफ़ी पहले लॉन्च किया गया था। बेसिकली क्या हुआ था कि 1990s में असम के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो साउथ ईस्ट भूटान में ऑपरेट करने लगे थे। ठीक है, और इसी वजह से इंडिया वगैरह ने आपत्ति जताई और भूटान को भी लगा कि ये सही नहीं है, तो भूटान ने इसके अगेंस्ट एक ऑपरेशन जारी किया था, ऑपरेशन ऑल क्लियर 2003 में, जिसमें ये वाले जो ग्रुप्स हैं ULFA, NDF, PKLO, इनके अगेंस्ट एक्शन लिए गए जिन्होंने कैंप्स बना लिए थे भूटान में। एंड क्यों भूटान ने एक्शन लिया? तो भाई ऑफकोर्स सी बात है, उसकी सोवरेनिटी को अफेक्ट था, इंडिया के साथ रिलेशन स्ट्रेन होते और इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी या डेवलपमेंट पे भी पड़ता, तो इसीलिए भूटान ने ये एक्शन लिया था इंसर्जेंट ग्रुप्स के अगेंस्ट। इसीलिए ये अभी न्यूज़ में रहा, क्योंकि
भूटान के जो किंग हैं उन्होंने आसाम में विज़िट की है, हमने पढ़ा था, कामाख्या टेम्पल भी गए थे वो। तो ये ऑपरेशन क्लियरली न्यूज़ में रहा, इसलिए हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद इस वाले जो ये ऑपरेशन हुआ था इसमें इंडिया आर्मी ने भी लॉजिस्टिकल और मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की थी भूटानीज़ मिलिट्री को। एंड इसका रिज़ल्ट ये निकला था कि भाई हमने न्यूट्रलाइज कर दिए थे ये सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स, और विद अ सिग्निफिकेंट ब्लो टू द एक्टिविटीज़ एंड इन्फ्लुएंस ऑफ दीज ग्रुप्स। सो ये होता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भी ख़त्म। अब बढ़ते हैं ICMR डेटा ब्रीच। अब अमेरिकन एक कंपनी है, अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी कंपनी, जिसका नाम है रीसिक्योरिटी। उन्होंने बताया कि भाई कुछ लोगों का, यानी कि काफ़ी लोगों का, 815 मिलियन इंडियंस का डेटा जो है, पर्सनल डेटा, वो बेचा गया है डार्क वेब पे। उसमें आधार से रिलेटेड नंबर्स है, पासपोर्ट वगैरह के डिटेल्स है, नाम पता वो सब है, वो सोल्ड किया गया है। एंड बताया गया कि ये डेटा जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR से लिया गया था, ठीक है। अब जो हमारे IT मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि इस डेटा लीक की जो हमारी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है CERT, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। और UIDAI जो है उन्होंने कहा है कि आधार होल्डर्स का डेटा सेफ है एंड सिक्योर है हमारे सेंट्रल आइडेंटिटीज़ डेटा रिपोजिटरी में। अब अगर हम बात करें इस पर्सनल डेटा, तो वो कोई भी ऐसा डेटा होता है जिससे किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी पता की जा सकती है, मतलब उसका नाम पता क्या है वो सब। सो ये बताया जा रहा है कि ये सब इसमें लीक हुआ है। अगर हम डार्क वेब की बात करें तो ये डार्क वेब क्या होता है? ये कुछ ऐसी साइट्स होती हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट जो कि हिडन होती हैं, हमें नॉर्मली एक्सेसिबल नहीं होती है, एंड इट कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय स्पेशलाइज्ड वेब ब्राउज़र। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको मतलब अपनी आइडेंटिटीज़ रिवील नहीं करनी होती है, वो डार्क वेब का यूज़ करते हैं। सो इंडिविजुअल्स हु वुड बी एंडेंजर्ड बाय रिवीलिंग देयर आइडेंटिटीज़ ऑनलाइन मेक यूज़ ऑफ द डार्क वेब। इस पर काफ़ी इलीगल काम होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा पर्सनल डेटा वहाँ पे सेल हुआ। सो डार्क वेब हैज़ टर्न इनटू अ हब ऑफ इलीगल एक्टिविटीज सच एज सेलिंग, बाइंग प्राइवेट डेटा, नार्कोटिक्स, आर्म्स, पोर्नोग्राफिक मटेरियल, ये सब बातें हैं इसमें। सो ये भी पढ़ लिया हमने डार्क वेब भी। और इसी के साथ होता है ये सेशन ख़त्म। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।